नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज से हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी हुई बुक है, उससे जो है डिटेल में अध्ययन करेंगे उसका। और ये जो है हैंड रिटन नोट्स है उसी बुक द्वारा, जो कि आपको आसानी से समझाने के लिए हमने एक प्रयास किया है। अगर आप लोग के समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, जिससे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। आज हम पहला ये वीडियो लेक्चर है, इसमें हम क्या देखेंगे कि ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि, कैसे जो है संविधान बना। तो क्या हुआ था कि सबसे पहले भारत में जो ब्रिटिश आए थे वो 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए थे। इसके बाद क्या हुआ कि 1858 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसमें क्या हुआ कि इसके पहले जो इसका शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो जो है छुपे तौर पे, मतलब यानी कि सामने आके जो है शासन नहीं होता था, अलग अलग छोटे छोटे जो है इलाकों में शासन करती थी ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। जो सिपाही विद्रोह जब हुआ तो उस समय क्या हुआ कि भारत के शासन का उत्तरदायित्व तो जो है वह प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया ब्रिटिश ताज ने। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि यह शासन जो है कब से कब तक जो है रहा। तो यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। कब से? 1858 से, जब आपका सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद से जो है ब्रिटिश ताज ने अपने हाथ में ले लिया, प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगी। और 15 अगस्त 1947 तक जो है यह अनवरत रूप से जारी रहा। अगला पॉइंट क्या है कि 1946 में एक संविधान सभा का गठन और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है अस्तित्व में आया। तो 1946 में क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वह अस्तित्व में आया। अब हम कंपनी का शासन कब से कब तक चला? तो कंपनी का जो शासन चला था वह 1773 से 1858 तक चला था। अब आगे क्या आ गया कि सम्राट का शासन, ठीक है, क्राउन का शासन आ गया। कब से? 1858 से 1947 तक जो है वह ब्रिटिश ताज का जो है शासन वह होने लगा। इसके पहले किसका शासन था? कंपनी का शासन। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से जो है शासन कर रही थी। तो कंपनी का शासन जो शुरू हुआ 1773 से 1858 तक ये शुरू हुआ। इसमें जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह कंपनी द्वारा पारित किया गया। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपके संविधान बनने में। इसमें जो पहला पॉइंट है वह भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, जो वह कार्य करती थी, वह नियमित और नियंत्रित तरीके से जो है कार्य करे। तो यह ब्रिटिश सरकार का जो है पहला उठाया गया कदम था। किसके द्वारा? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब अगला है कि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। कौन से एक्ट के द्वारा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब इस अधिनियम, जो ये एक्ट आया था, इसकी विशेषता क्या थी कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दे दिया गया। इस एक्ट की यह प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता क्या है कि एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का जो है गठन किया गया। तो ऐसे पहले जो है गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि इसके द्वारा क्या हुआ? मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन भी हो गए। तो अलग अलग क्या हुआ? आपने क्या देखा यहाँ पहले कि जो पहले गवर्नर होते थे, अब उनको क्या नाम दे दिया गया? गवर्नर जनरल का पद का नाम दे दिया गया। पहले गवर्नर जनरल ऐसे कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया।
और इसके द्वारा मद्रास बम्बई के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अब क्या हुआ कि इन सारी प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर जनरल हो गए वह एक हो गए। अगला महत्वपूर्ण विशेषता इस एक्ट की क्या थी? तो कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई। इसमें क्या विशेषता थी? इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश को जो है रखा गया था। अगली इस एक्ट की विशेषता यह है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत जो है लेना प्रतिबंधित कर दिया। किसने? क्राउन ने। ठीक है, कि कोई भी जो है कर्मचारी अपने निजी व्यापार, ठीक है, को बढ़ाने के लिए भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत नहीं ले सकता है। अगला और लास्ट पॉइंट है इस एक्ट की विशेषता में कि ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो है वह सख्त कर दिया गया कि कोई भी कर्मचारी इस तरीके का जो है व्यवहार ना कर पाए, रिश्वत लेने का, ठीक है, या फिर उपहार जो है लेने देने का जो है कार्यक्रम ना कर पाए। अगला जो है अधिनियम आया 1781 का संशोधन अधिनियम। यह क्यों लाया गया ये देखते हैं हम। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में जो कमियां थी, जो खामियां थी, उसको ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 जो है पारित किया, जिसे हम क्या कहते हैं? 1781 का संशोधन अधिनियम या फिर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, जिससे बंदोबस्त कानून यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे हम किस किस नाम से जानते हैं? पहला 1881 का संशोधन अधिनियम, दूसरा बंदोबस्त कानून यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की विशेषताएं क्या थी ये हम देख लेते हैं। तो इस कानून की जो विशेषता थी उसमें पहली विशेषता यह है कि इस कानून के गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से जो है मुक्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो कानून थे गवर्नर जनरल तथा काउंसिल के सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार था उससे जो है उनको मुक्त कर दिया गया। अगला क्या है कि इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उससे राजस्व संबंधी मामले और राजस्व यानी कि जब भी वसूली करना हुआ, ये सारे मामले क्या किए गए कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए कि आप इस जो है मैटर पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था कि इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया कि कलकत्ता के जितने भी निवासी हैं वो इस सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होंगे। ठीक है, इनका शासन, उनकी जो भी व्यवस्थाएं होंगी, वो जो भी परेशानियां होंगी वह आप ये कलकत्ता न्यायालय के तहत हो जाएंगी। और अगला क्या हुआ कि इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर ना हो कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाए। कि जो पहले जो भी अपील प्रांतीय न्यायालयों में जो भी अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होती थी वो अब वहाँ ना हो के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाए। यह भी व्यवस्था की गई इस कानून द्वारा। अगली और लास्ट व्यवस्था क्या की गई कि इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों यानी कि प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल के नियम विनियम बनाने से के लिए अधिकृत किया गया। यानी कि कहने का ये मतलब है कि इस कानून के द्वारा जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थे प्रांतीय न्यायालयों के एवं काउंसिल थे उनके जो है नियम व विनियम बनाने के लिए जो है अधिकृत किया गया कि आप जो है नियम और विनियम कुछ भी नियम कोई भी नियम हो तो वो आप बनाएंगे। ठीक है, अब अगला जो एक्ट है वो आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है।
इसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, जिससे जो भी बातें हैं वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।